नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन बात करेंगे आपकी 15वीं प्रश्नावली यानी वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल के बारे में। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रश्नावली है, आप इसको पूरा देखिएगा। देखो, प्रश्नावली देखने में वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन अगर आपको इसको पूरे से शुरू से ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी है। लेकिन अगर आप लोग इसको ध्यान नहीं देंगे या आप शुरू में इसको नहीं देखेंगे और सीधा बीच में से सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको फिर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसको आपको अच्छे से समझने के लिए आपको लगातार जो वीडियो है स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है और पूरा वीडियो देखना है ताकि इस प्रश्नावली को आप आसानी से समझ पाओ। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, इसमें से आपके 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर के अंदर, तो इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। तो देखो, इसके अंदर पहले अपन सीखेंगे इसका बेसिक। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया इसका तो प्रश्नावली करना उतना ही इजी हो जाता है। देखो, हर प्रश्नावली का बेसिक क्यों किया जाता है, ताकि आपको प्रश्नावली है वो इजी से आगे समझ में आ जाए। तो देखते हैं इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे। बेसिक के अंदर 15.1 प्रश्नावली देखेंगे, वर्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल। वैसे तो वर्त की परिधि और क्षेत्रफल कोई खास बड़ा टॉपिक नहीं है, अपन छोटी क्लासों से ही स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा लेवल हाई है, तो आपका 10th स्टैंडर्ड का लेवल है, तो आपको उस हिसाब से इसको सीखना है। तो देखो, आपको सिखाते हैं ये प्रश्नावली है क्या और इसके अंदर बेसिक क्या सीखना है अपने को। तो सबसे पहले देखेंगे पहले वर्त होता क्या है। तो वर्त तो आपको सभी को पता है, वर्त क्या होता है, एक जो गोलाकार आकृति होती है ये एक वर्त है और ये इसका केंद्र। ठीक है, ये वर्त है और इसका केंद्र है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझेंगे। ये जो भाग होता है ये वर्त की त्रिज्या कहलाता है। केंद्र से लगा के परिधि के बीच की दूरी है, ये कहलाती है त्रिज्या वर्त की। क्या कहलाती है? त्रिज्या। और इसको यहां से लेके और यहां तक टच कर देते हैं। मान लो अगर ये यहां से यहां तक पूरा टच होए तो ये पूरा जो है, ये पूरी रेखा है दोनों तरफ की, वो कहलाती है व्यास। यानी केंद्र से जाते हुए वर्त के परिधि को दोनों भागों को टच करे, वो कहलाता है व्यास। ठीक है, अब अपन देखते हैं वर्त का क्षेत्रफल। आपने सूत्र तो सभी को याद होगा, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्षेत्रफल वास्तव में होता क्या है, कैसे समझेंगे। तो देखो, इसको देखो एक थोड़ा सा तरीके से समझते हैं। अगर मान लो आपने क्या किया, कागज को गोल गोल काट लिया, बिल्कुल एक वर्त के इस तरह का कागज काट लिया और उसके ऊपर आपको कह दिया स्केच से कलर करना है, तो कलर करने वाला जितना ऊपर वाला भाग है वो कहलाता है उसका क्षेत्रफल। यानी आपको जो वर्त का ये भाग है जिसको कलर करना था, ठीक है, मान लो ये वर्त है, ठीक है, इसको आपने कलर कर दिया पूरा, ऐसा पूरी तरफ से कलर कर दिया, तो जहां आपने ये पूरा भाग कलर किया हुआ है ये कहलाता आपका, ये है सारा का सारा आपका वर्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्त का क्षेत्रफल। तो ध्यान रखना है आपको, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जब उसके पूरे भाग को किसी चीज से कवर किया जाता है। मान लो इसके ऊपर आपको ऐसा कवर लगाना है इस क्षेत्र का, या कवर लगाना है या कलर करना है, तो वो क्या है, अपना वर्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब देखते हैं वर्त की परिधि। सूत्र तो आपको याद ही हो गया, क्या होता है, 2 पाई आर। अब वर्त की परिधि होता क्या है। वर्त की परिधि देखो, आपने देखा होगा कि जो इस तरह से अपना वर्त बना होता है, ठीक है, ये है इसका केंद्र। ये वाला जो बाहर बाहर वाला भाग है, ये वर्त की परिधि कहलाता है। ये क्या कहलाता है, वर्त की परिधि। जैसे अपन कोई चूड़ी देख ली, ठीक है, उसके जो बाहर बाहर कांच लगा होता है, वो कांच वाला भाग है वर्त की परिधि। ठीक है, जैसे साइकिल होती है, साइकिल का टायर देखते हैं, तो साइकिल का टायर जो रिंग होती है उसकी, जो अपन इसको रिंग बोलते हैं, वो रिंग होती है, वो क्या होती है, उसकी बाहर बाहर वाला भाग, वो कहलाता है उसकी परिधि। और जो उसके अंदर जो इस तरह से लगी होती है ताड़ियां, वो क्या कहलाती है इसके अंदर, ठीक है, ये कहलाती है इसकी त्रिज्या के बराबर होती है वो। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो वर्त की परिधि ये है और वर्त का क्षेत्रफल ये है। ठीक है, अब थोड़ा सा और परिधि के बराबर आगे समझते हैं। अगर मान लो एक टायर की बात करें, एक जो साइकिल का टायर हो गया, किसी का भी टायर हो गया गोल, तो एक चक्कर वर्त की परिधि, हमेशा ध्यान रखें वर्त की परिधि किसके होती है, उस वर्त के एक चक्कर के बराबर, एक चक्कर में तय दूरी के बराबर। देखो, इसको बात को समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्या है, एक टायर है, ठीक है, ये गोल एकदम बिल्कुल टायर है,
इसको आपने यहां से एक पॉइंट लगा दिया, इस टायर के ऊपर निशान लगा दिया, ठीक है, और इस टायर को घुमाते गए, ये टायर घूम के वापस ये पॉइंट नीचे आएगा, देखो पहले आगे चलेगा, ये घूमेगा ऐसे ऐसे घूमते 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 वापस यहां पर आएगा, तब तक ये कितनी दूरी तय करेगा, जितनी इसकी गोल आकृति है, यानी ये परिधि के बराबर। किसके बराबर होगा ये दूरी? एक चक्कर किसके बराबर होता है? परिधि के बराबर। यानी वृत्त की परिधि उसी वृत्त द्वारा तय की गई एक चक्कर में जितनी दूरी होती है, और वृत्त की परिधि हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। वृत्त की परिधि और एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर होती है। तो इसको आप बहुत ध्यान से याद रखना इसको, कि एक चक्कर में तय की गई दूरी हमेशा और हमेशा किसके बराबर होती है? वृत्त की परिधि के बराबर। अब थोड़ा सा और समझते हैं इसको आगे, वृत्त के क्षेत्रफल की एक और बात करते हैं। देखो ये वृत्त दिया हुआ है, इसके अंदर एक और वृत्त दिया हुआ है, ठीक है। मान लो इस तरह का एक मैदान है, ठीक है, और आपसे पूछे इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है आपको। ये जो बाहर बाहर वाला है सिर्फ इसका क्षेत्रफल आपको बताना है, ना तो अंदर वाले का बताना है, ये अंदर वाला नहीं आना चाहिए। सिर्फ इतने इतने कलर करने में या इतने इतने पर कवर लगाने में आपको कितना क्षेत्रफल आएगा, तो इसको बोलते हैं पथ का क्षेत्रफल, ठीक है। जो पथ है यानी रास्ता है, तो पथ का क्षेत्रफल बराबर है देखो इसको ध्यान से, अगर मान लो अंदर वाले की त्रिज्या मानते हैं r1, छोटे वाले त्रिज्या ये यहां से यहां तक की त्रिज्या और एक यहां से यहां तक की त्रिज्या, दो त्रिज्या है, इसको मान लिया r2, ठीक है। तो देखो इसको क्या करते हैं अपन, पूरे वृत्त में से ध्यान से समझेंगे यहां, अगर पूरे वृत्त में से अंदर वाला भाग हटा देते हैं या घटा देते हैं, ठीक है, तो अपने पास ये वाला भाग बचेगा, ठीक है। अगर मान लो आपने पूरे कलर पर इसके ऊपर कलर किया था, आपने इस पूरे भाग पर कलर किया था और बीच वाला भाग काट दिया और उसको कैंची से अलग कर दिया, तो बचेगा कौन सा? ये वाला भाग। तो इतना क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको अंदर की त्रिज्या ये और बाहर की त्रिज्या ये पता होनी चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखो पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर। पूरे में से आपने क्या किया था? अंदर वाला जो छोटे वाला भाग था उसको घटा दिया। तो इसके घटाने से क्या हुआ? देखो घटाने से ये हुआ कि ये जो क्षेत्रफल था रास्ते वाला सिर्फ यही बचा है। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, यहां से पाई कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। यहां चाहे तो a प्लस बी a माइनस बी वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो ये जो चीजें हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। सबसे पहला वृत्त की परिधि और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है और व्यास क्या होता है। फिर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसके बाहर वाला ऊपर वाला जो भाग है उसके ऊपर कोई कलर करना या कवर लगाना, ये होता है वृत्त का। वृत्त की परिधि क्या होती है? ये जो बाहर गोल वाला भाग होता है ये होता है वृत्त की परिधि, सिर्फ बाहर बाहर का भाग, ठीक है। ये वृत्त की परिधि हमेशा किसके बराबर होती है? उसके द्वारा तय की गई एक चक्कर के बराबर। या एक चक्कर बराबर होती है वृत्त की परिधि, एक चक्कर किसके बराबर होती है? वृत्त की परिधि। और उसके बाद में आपको ये बाहर वाला भाग इस तरह से पूछे, यानी पथ का क्षेत्रफल जिसको कहते हैं, तो पथ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं, पाई बराबर r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। तो ये इसकी बेसिक जानकारी है 5.1 की। अगर आप इसको अच्छी तरह कर लेते हैं तो उम्मीद है आपको ये प्रश्नावली समझ में भी अच्छी तरह आ जाएगी। अब आपको पास यहाँ पर अगर इसका एक और बात करें तो एक चक्कर में तय दूरी बराबर, एक चक्कर में तय दूरी किसके बराबर होती है? देखो कुल दूरी, जितनी उसने कुल दूरी तय की है बट्टे उसकी परिधि, एक चक्कर में तय दूरी आ जाएगी। आपको चक्रों की संख्या निकालनी है, मतलब ठीक है, सॉरी एक चक्कर में तय दूरी नहीं, चक्रों की संख्या। अगर आपको उसके अंदर कितने चक्कर निकाले हैं उसकी संख्या निकालनी है, तो कुल दूरी बट्टे क्या कर देंगे? परिधि। तो उसके अंदर आपको क्या आ जाएगा? चक्रों की संख्या। तो इसको आप अच्छी तरह ध्यान में रखें तो आपको प्रश्नावली आसानी से समझ में आ जाएगी। अब अपन इसके सवाल देखेंगे और सवाल में भी कुछ ऐसी बातें आएंगी जो आपको ध्यान में रखनी है। तो देखते हैं 15.1 का पहले सवाल से शुरू करते हैं। तो आपको देखो ये बहुत सारी चीजें पहले तो बिल्कुल सिंपल सा दिया हुआ है, तो धीरे धीरे पढ़ाएंगे, स्टेप बढ़ाएंगे, धीरे धीरे पहले सिंपल से फिर थोड़ा हार्ड सीखेंगे, फिर हार्ड, तो फिर आप कितने भी मुश्किल सवाल आते हैं उसको कर सकते हैं। लेकिन आपको इसको ध्यान से देखते जाना है किस तरह से। तो पहले आपको सवाल दिया होता है कोई भी सवाल, तो उसके अंदर जो चीजें दी होती है वो लिख ले। तो यहां पर दिया वृत्त की त्रिज्या,
वर्त की त्रिज्या, त्रिज्या को हमेशा आर से लिखते हैं। जो भी अपने सूत्र के अंदर आर यूज करेंगे, आर का मतलब होता है त्रिज्या। तो कितनी है 3.5 सेमी, 3.5 सेमी। आपको दो चीजें ज्ञात करनी है, वर्त की परिधि भी ज्ञात करनी है, वर्त का क्षेत्रफल। तो पहले निकाल लेते हैं वर्त की परिधि। वर्त की परिधि, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। और आपको पता होना चाहिए पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। पाई बराबर 3.14 भी होता है। अगर 22 के अंदर देते हैं तो लगभग 3.14 आता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखें, ये मान तभी रखना है जब आपको सवाल के अंदर कहे, जब आपको सवाल के अंदर ब्रैकेट के अंदर कहे कि पाई बराबर आपको रखना है 3.14, तभी आपको मान रखना है। अदरवाइज सभी सवालों में आप क्या रखेंगे 22/7 रखेंगे, ठीक है। तो इसको अपन 22/7 से करते हैं। तो देखो 2 की जगह 2, ये आपस में गुणा में पाई की जगह रखेंगे 22/7, 2 की जगह 2, फिर गुणा 22/7 गुणा आर का मान कितना है 3.5, ठीक है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए यहां से क्या कर सकते हैं 10 लगा सकते हैं, इसका पॉइंट हटेगा। ये पॉइंट कैसे लगाते हैं, पॉइंट के बाद में जितने अंक होते हैं, जैसे यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक क्या 1 0 10 लगाएंगे। अगर 2 अंक होते हैं पॉइंट के बाद में तो फिर बट्टे में 100 लगाते हैं। अगर 3 अंक होते हैं पॉइंट के बाद में तो फिर 1000 लगाते हैं बट्टे में, ठीक है। तो देखो अब क्या हुआ, इसके लगाने से 7 एकम 7, 7 पंजे होता है 35, ये 5 के 7 के पारे से कट गया। अब देखो ये हो गया 5 एकम 5, 5 दूने 10, ये देखो 2 से 2 कट रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना बचा 22 सेमी, 22 सेंटीमीटर क्या आ गया इसकी परिधि। अब निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। सूत्र आपको याद है, सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ध्यान देंगे यहाँ पे पाई की जगह तो 22/7 रख दो, आर की जगह 3.5 इंटू 3.5, क्योंकि आर स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर को कितनी बार रखेंगे 2 बार। तो बट्टे में क्या लगा दिया 10, यहाँ भी 10, इस 10 से ये पॉइंट हट गया, इस 10 से पॉइंट के बाद एक संख्या थी 10, पॉइंट के बाद एक संख्या थी 10। अब देखो ये 5 के बड़े से कट रहा है, 7 के बड़े से 7 पंजे 35। आप चाहे तो 5 एकम 5, 5 के बड़े में 2 बार बोलते हैं तो 10 होता है। अब देखो ऐसा कोई पढ़ा है कि अगर आपको काटने की संख्या नहीं आती तो देखो ऐसा कोई पढ़ा देखो जिसमें 35 भी आता हो और 10 भी आता हो, तो 5 का पढ़ा होता है, 5 का पढ़ा 7 बार बोलते हैं तो, और 5 में पढ़ा 2 बार बोलते हैं। ये देखो इस 2 से या इस 2 से 22 भी कट जाएगा, 2 एकम 2 11 बार बोलते हैं, पढ़ा दिया जाता है। तो अपने पास संख्या क्या बची है, देखो ऊपर बचा 11 इंटू 7 बट्टे बचा है 2। देखो ये 11 बचा हुआ और 7 बचा हुआ है, नीचे देखो 1 2 बचा हुआ है, कटा नहीं है। तो इसको क्या से कर सकते हैं 11 7 77 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा होगा, अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा, और आयतन होता है तो क्यूब में आता है, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से अपन इसका क्षेत्रफल और इस तरह से अपन इसकी परिधि निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो दूसरा सवाल देखते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। देखो सवाल बिल्कुल सिंपल से है, लेकिन फिर भी ये आपके एग्जाम में कई बार 3 मार्क्स से आ जाते हैं, यानी 3 नंबर का ये सवाल आ जाता है, लेकिन है बिल्कुल सिंपल। तो इसको ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले आपको सवाल के अंदर क्या दिया है, एक वर्ग की परिधि है जो 44 मीटर है, ठीक है। तो जो चीज दी है वो लिख लो। तो दिया हुआ है वर्ग की परिधि 44 मीटर के अंदर दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आपको पूछा क्या है वर्ग का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है जरूरत क्या होती है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का तो मान अपने को पता है, लेकिन त्रिज्या नहीं पता, तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे। तो ऐसा सवाल जब भी आए जैसे आपको कोई सूत्र का मान दिया हुआ हो, जैसे परिधि दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया, या आयतन दे दिया, या परिमाप, 4 चीजें होती है। देखो एक होता है वर्ग की, वर्ग के लिए बात कर रहे हैं वर्ग की परिधि, ठीक है। एक होता है क्षेत्रफल, एक होता है आयतन, और एक होता है परिमाप। वैसे परिधि में तो परिमाप, वर्ग की परिधि और परिमाप तो बराबर होता है, लेकिन इसका अर्धवत कर दे तो फिर परिधि और परिमाप अलग हो जाएगा, वो अपन बाद में बात करेंगे। पहले ये देख लेते हैं 4 में से आपको कोई भी चीज दी हुई है, तो दी हुई है पहले उसी का ही सूत्र लगाएंगे। जो चीज आपको दी हुई है पहले उसी का सूत्र। तो आपको पता है वर्ग की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। ये किसके बराबर है 44 के बराबर। इसका मान देते 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 इंटू आर बराबर 44। देखो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और आर का मान आर पड़ा है। यहां पर लिख लेंगे माना त्रिज्या, माना त्रिज्या हाँ, ठीक है। ये लाइन आप लिख देंगे। अब देखो आर को इधर रखो, बाकी इधर पक्षांतर कर दो। 44 इधर पड़ा है,
देखो 7 इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में, 2 और 22 इधर गुणा में, इधर जाएंगे तो दोनों ही भाग में जाएंगे। या आप देख लो इधर जो बट्टे में संख्या है ऊपर गुणा में जाएगी, जो ऊपर गुणा में वो इधर बट्टे में आएगी। तो देखो इससे कट रहा है 2 1 22 एकम 22, 22 दूने 44 और 2 से 2 कट गया, तो r बराबर कितना आ गया 7। यानी त्रिज्या कितनी आ गई अपने पास 7 मीटर, त्रिज्या ये 7 मीटर। अब अपने को निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है पाई आर स्क्वायर, और इसका अपन मान निकालेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, पाई का जगह पर कितना रखेंगे 22/7 और आर की जगह 7 × 7, क्योंकि त्रिज्या 7 है तो 2 बार 7 रखेंगे, तो एक 7 से 7 कट जाएगा, 22 सत्ते कितना होता है 154, 22 सत्ते 154। और अभी अभी आपको बताया था अगर क्षेत्रफल है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें भी आपको मात्रक दिया हुआ है उसका आप स्क्वायर लगा देंगे। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 154 वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर लगा दो, चाहे वर्ग लिख दो चाहे स्क्वायर लगा दो, दोनों एक ही बात है। तो इस तरह के सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। देखो आपको पहले परिधि से क्या निकालना पड़ा, आपने त्रिज्या निकाला, फिर त्रिज्या से आपने क्या निकाला, इसका क्षेत्रफल निकाला। तो ये काफी अच्छा सवाल है, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं साथ में। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, ये भी काफी देखो स्टैंडर्ड का सवाल है, मतलब लेवल का सवाल है, इसको अच्छी तरह समझिएगा तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो सवाल क्या दिया है, एक अर्धवर्ताकार प्लेट की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, आपको त्रिज्या दी हुई है लेकिन दिया है अर्धवर्ताकार, ठीक है। इसका क्षेत्रफल तथा इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ये तो पहले आपको दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है अर्धवर्त की त्रिज्या, तो अर्धवर्त की त्रिज्या देखो कितनी दे रखी है, वो r बराबर आपको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे देखो अर्धवर्त का बारे में, देखो क्षेत्रफल तो आपको पता ही है अर्धवर्त का, अर्धवर्त का क्षेत्रफल देखो कैसे, ये अर्धवर्त है, ठीक है, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अर्ध कर रहे हैं यानी आधा कर दो इसका, 2 का भाग देने से कोई भी संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, तो ये हो गया। अब परिमाप क्या होता है अर्धवर्त का वो देखेंगे। तो देखो पहले क्या करें, 2 पाई आर होती है परिधि, वर्ग की पूरे वर्ग की परिधि और पूरे वर्ग का परिमाप देखो बराबर होता है, वर्ग की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। ये अपने देखो पहले देख लिया है, ठीक है। वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप क्या होता है, बराबर। लेकिन अपने को यहाँ आधा वर्ग है तो परिधि को कर दिया आधा, तो पाई आर। लेकिन देखो परिधि यहां से यहां तक की हुई है अभी तक, एक मान लो कांच की तूड़ी या वर्त है कोई भी, उसको वही एकदम बीचों बीच से काट दिया, तो जो आधा कांच यहां से बचा हुआ है वो उसका अर्धवर्त की परिमाप हो गया। लेकिन आपको अर्धवर्त का पूरा, वो अर्धवर्त की परिधि होगी, ठीक है। लेकिन आपको परिमाप ज्ञात करना है तो फिर यहां से भी एक लाइन मान लो ऐसे खींचते हैं, तो ये भी लंबाई आपको साथ में जोड़नी है, ये बीच में केंद्र है इसका, ये लंबाई भी आपको साथ में जोड़नी है। तो देखो अर्धवर्त का परिमाप क्या बन जाता है, अर्धवर्त का परिमाप देखो इस तरह से बनेगा, आधी तो परिधि लेंगे, परिधि आधी कितनी होगी पाई आर, प्लस व्यास भी लेंगे, व्यास को लिखते हैं डी से, डायमीटर मतलब व्यास। तो अर्धवर्त का जो परिमाप होता है, परिधि नहीं परिमाप, अर्धवर्त का परिमाप होता है वो पाई आर प्लस डी। और आपसे पूछे अर्धवर्त की परिधि, तो फिर सिर्फ होता है पाई और आर। अर्धवर्त की परिधि पूछे तो कितना होता है, पाई आर। तो ये देखो बहुत ही ज्यादा आपको सीखने की चीजें हैं। अब देखो अपन इसका निकालते हैं, पहले निकाल लेते हैं इसका क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो देखो पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है, और बटे 2, तो इसके बटे में 2 लगा दो, कहीं भी बटे में 2 लगा दो, ये हो गया। तो 7 के पटे से कट रहा है 7 3 21, 2 से कट रहा है 2 एकम 2, 11 दूने 22। इसको गुणा कर लेते हैं, 11 को 21 को 3 से गुणा करके फिर 11 से गुणा कर लो। 21 को 3 से किया 63, 63 को इससे करेंगे 11 से गुणा, तो देखो कितना आ जाएगा, 63 को करना है 11 से तो 693, और ये सेंटीमीटर था तो आपको पता है क्षेत्रफल में क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आ गया। अब देखो आपको निकालना है अर्धवर्त का परिमाप। अर्धवर्त का परिमाप मतलब क्या होता है, देखो अर्धवर्त की
अर्धवृत्त की परिधि प्लस व्यास यानी अर्धवृत्त की परिधि को लिखते हैं पाई r से प्लस व्यास को लिखते हैं d से। इसका मान रख देते हैं तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। देखो इसका मान रख देते हैं तो पाई का तो मान हो गया 22/7 इनटू r का मान कितना है 21 और प्लस d का मान देखो व्यास कैसे निकालेंगे। तो देखो यहां पर व्यास निकालने के लिए क्या करते हैं, त्रिज्या का दुगना। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। तो कितना हो जाएगा प्लस 42 कर देंगे। तो ये से कट रहा है 7 के 21 तो ये हो गया 66, 22 को 3 से गुणा किया प्लस 42 तो कितना हो जाएगा देखो 108 सेंटीमीटर। इसमें कोई स्क्वायर वगैरह नहीं लगाते, सिर्फ आपके साथ आ जाएगा 108 सेंटीमीटर। तो ये था, देखो आपको क्या निकालना था, अर्धवृत्त की क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का परिमाप। अगर आपसे अर्धवृत्त की यहाँ परिमाप की जगह परिधि लिखा होता तो फिर आप 42 नहीं जोड़ते, इसको सीधा करते तो आपका आंसर आ जाता। लेकिन इसने परिमाप लिखा है तो आपको परिमाप ही निकालना है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है इधर, तो फिर आप इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो इसके बाद वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, वो भी आप पूरा अच्छी तरह देखिएगा। आपको पहले ये अच्छी तरह समझना है, इसका बेसिक बहुत ही अच्छी तरह से समझना है, तब आपको आगे वाले पार्ट आसानी से समझ में आएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।